नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं जो आपके भेजे गए नोट्स, लेख और कुछ एकेडमिक हिस्सों पर आधारित है। भारत का अविश्वसनीय रूप से विविध भौगोलिक परिदृश्य। नमस्कार। हमारा इरादा सिर्फ नक्शा देखना नहीं है, बल्कि इन पहाड़ों, मैदानों, पठारों की कहानी समझना है। मतलब ये कैसे बने, इनकी क्या खासियत है और ये भारत कैसे बनाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस जानकारी में जरा गहराई से उतरते हैं। हाँ। देखिए, भारत की भौगोलिक बनावट वो वाकई में बहुत अनोखी है और इसे समझने के लिए हम फिजियोग्राफी या भू आकृति विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। ये हमें बताता है कि जमीन का कोई हिस्सा कैसा दिखता है, वो वैसा क्यों बना और उसकी क्या कहते हैं बुनियाद क्या है। और भारत तो इस मामले में एक जीती जागती प्रयोगशाला जैसा है। हाँ। यहाँ लगभग हर तरह की जमीनी शक्ल मौजूद है। सही कहा। और ये विविधता तो मुझे लगता है नामों में भी दिखती है ना? जैसे स्रोतों में जिक्र है कि इंडिया नाम वो सिंधु नदी के पार रहने वालों के लिए यूनानियों ने इस्तेमाल किया था। हाँ बिल्कुल। और हिंदुस्तान भी फारसी में उसी नदी से जुड़ा है। और फिर वो सबसे पुराना नाम भारतवर्ष, कहते हैं राजा भरत के नाम पर पड़ा। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। और ये भी कि प्राचीन काल से ही भारत में भूगोल की एक गहरी समझ थी। वो विष्णु पुराण का श्लोक है ना, हाँ हाँ बिल्कुल। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम। भारती यत्र संततिः। हाँ, मतलब समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का जो भूभाग है वो भारत है। ये दिखाता है कि हजारों साल पहले भी एक स्पष्ट भौगोलिक पहचान थी लोगों के मन में। कमाल है। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब अगर हम आज के भारत की बात करें तो दुनिया के नक्शे पर इसकी जगह, इसका आकार, ये सब क्या मायने रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। इसका फैलाव अगर देखें तो लगभग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक। अच्छा। और देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। और सबसे खास बात है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये लगभग देश के बीचों बीच से गुजरती है। हाँ, ये तो कई राज्यों से होकर जाती है ना, गुजरात, राजस्थान। बिल्कुल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये रेखा भारत को आप कह सकती हैं मोटे तौर पर 2 जलवायु क्षेत्रों में बांट देती है। उत्तर में उपोष्णकटिबंधीय और दक्षिण में उष्णकटिबंधीय। और क्षेत्रफल के लिहाज से 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। इतना विशाल आकार जाहिर है अपने आप में विविधता की गारंटी देता होगा। निश्चित रूप से 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का क्षेत्रफल है। ये दुनिया का करीब 2.4% हिस्सा है। और इस विशालता की वजह से ही इसे कभी-कभी उपमहाद्वीप भी कह देते हैं। इसका सीधा मतलब है अलग अलग तरह की जलवायु, अलग तरह की मिट्टी, वनस्पति और जाहिर है भूआकृतियों भी बहुत अलग-अलग हैं। सही। और देखिए, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। ये तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है। तटरेखा भी काफी लंबी है, द्वीपों को मिला ले तो करीब 7,500 किलोमीटर। बाप रे। हाँ, तो ये एक महत्वपूर्ण समुद्री राष्ट्र भी है। और जमीनी सीमा भी कम नहीं, करीब 15,200 किलोमीटर, जो कई देशों से जुड़ी हुई है। हाँ, वो पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये पड़ोसी देश और उनकी सीमाएं, ये भी तो भूगोल का एक अहम हिस्सा हैं। आपके नोट्स में वो रैडक्लिफ, मैकमोहन लाइन जैसी सीमा रेखाओं का भी जिक्र था। हाँ बिल्कुल, ये सीमाएं अक्सर भौगोलिक विशेषताओं से तय होती हैं। जैसे कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियां, लेकिन कई बार ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण भी होते हैं इनके पीछे। अच्छा, जैसे हिमालय उत्तर में एक तरह की प्राकृतिक दीवार बना देता है, तो वहीं बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी सीमा है, लगभग 4,100 किलोमीटर। वो ज्यादातर मैदानी इलाकों से गुजरती है। तो ये सीमाएं सिर्फ राजनीतिक हदबंदी नहीं होती, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान और कभी-कभी तनाव का कारण भी बन जाती हैं। हाँ, ये तो है। और वो मानक समय वाली बात, IST। हाँ, भारत का मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से तय होता है। ये रेखा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास से गुजरती है। अच्छा, मिर्जापुर। हाँ, ऐसा इसलिए किया गया ताकि इतने बड़े देश में पूर्व से पश्चिम तक समय का एक मानक बना रहे, घड़ियों में एक ही टाइम हो। ठीक है, तो ये तो ही भारत की स्थिति, विस्तार, सीमाओं की बात।
अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर आपके स्रोत सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, भारत के प्रमुख भौगोलिक विभाजन। कहीं पर 5 भाग बताए गए हैं, कहीं 6। इन्हें कैसे समझना चाहिए? देखिए, मूल रूप से भारत को 6 मुख्य भौगोलिक प्रदेशों में बांटा जाता है। 6, ठीक है। पहला, उत्तर का महान हिमालय पर्वत। दूसरा, विशाल उत्तरी मैदान। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा, थार मरुस्थल। पांचवां, समुद्र तटीय मैदान। और छठा, द्वीप समूह। ये जो वर्गीकरण है, ये जमीन की बनावट, चट्टानों की उम्र और उनके बनने की प्रक्रिया के आधार पर किया गया है। और हर एक खंड, मतलब हर हिस्सा, अपने आप में बहुत अनूठा है। तो शुरुआत करते हैं उत्तर के प्रहरी हिमालय से। स्रोतों में इसे युवा और वलित पर्वत बताया गया है। इसका क्या मतलब हुआ? युवा इसलिए कहते हैं क्योंकि भूगर्भीय पैमाने पर देखें तो इसका निर्माण काफी हाल में हुआ है। मतलब करोड़ों साल पहले, जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। अच्छा, टक्कर से बना है। हाँ, और वलित यानी फोल्ड माउंटेन, क्योंकि इस टक्कर से जमीन की परतें मुड़ गईं। जैसे आप कागज को दोनों तरफ से दबाएं तो उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं ना। हाँ हाँ, समझ गया। बिल्कुल वैसे ही ये पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक करीब 2400 किलोमीटर लंबी एक तलवार जैसी चाप या आंख में फैला हुआ है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। एक तरह से भारत का प्राकृतिक मुकुट कह सकते हैं इसे। और इसकी ऊंचाई और बनावट में भी काफी फर्क है। जैसे वो नाम है हिमाद्री, हिमाचल और शिमालिक। हाँ बिल्कुल, इन्हें हम उत्तर से दक्षिण की ओर 3 समानांतर श्रेणियों के तौर पर देख सकते हैं। अच्छा। सबसे उत्तर में है महान हिमालय या हिमाद्री। ये सबसे ऊंची और लगातार चलने वाली श्रृंखला है। औसत ऊंचाई 6000 मीटर से भी ज्यादा। बाप रे। हाँ, दुनिया की कई सबसे ऊंची चोटियां, जैसे भारत की कंचनजंगा 8598 मीटर, बाप रे। वो यही हैं। ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, इसीलिए नाम है हिमाद्री, हिम का घर। और गंगा यमुना जैसी कई बड़ी नदियों का स्रोत यहीं के ग्लेशियर्स हैं। फिर उससे दक्षिण में आता है मध्य हिमालय या हिमाचल। इसकी ऊंचाई थोड़ी कम है, करीब 3700 से 4500 मीटर। यहाँ पीर पंजाल जैसी लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा जैसी खूबसूरत घाटियां भी यही मिलती हैं। हाँ, घूमने वाली जगह शिमला, मसूरी। बिल्कुल, शिमला, मसूरी, नैनीताल जैसे कई हिल स्टेशन इसी हिमाचल रेंज में है। और फिर सबसे दक्षिण में है बाह्य हिमालय या शिवालिक। शिवालिक। हाँ, ये सबसे कम ऊंची श्रेणी है, 900 से 1100 मीटर। और ये बनी है हिमालय से जो नदियां बहकर मलबा लाती है ना, हाँ। कंकड़, रेत, मिट्टी, उसके जमने से। अच्छा, मलबे से बनी है ये? हाँ, असंपीडित अवसाद कहते हैं उसे। हाँ। और हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो लंबी सपाट घाटियां होती हैं, उन्हें दून कहते हैं, जैसे देहरादून। अच्छा, देहरादून, इसीलिए। ठीक है, ठीक है। तो ये टक्कर सिर्फ ऊंचाई ही नहीं बना रही, बल्कि अलग अलग तरह की संरचनाएं भी बन रही हैं। और इसको पश्चिम से पूर्व भी तो बांटा गया है, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय। हाँ बिल्कुल, नदियों के आधार पर इसका क्षेत्रीय विभाजन भी किया गया है। जैसे सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो हिस्सा है, उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। ठीक है। फिर सतलुज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय, काली और तिस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय, जिसका ज्यादातर हिस्सा नेपाल में पड़ता है। और फिर तिस्ता और ब्रह्मपुत्र, जिसे पूर्व में दिहांग कहते हैं, नदी के बीच असम हिमालय। ये नाम उस क्षेत्र की प्रमुखता दिखाते हैं। समझ गया। और फिर पूर्वोत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी के बाद हिमालय एकदम से दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। उसे पूर्वांचल कहते हैं। इसमें पटकाई, नागा, मिजो जैसी पहाड़ियां शामिल हैं। ये घने जंगलों से ढकी रहती हैं। हिमालय की बात होती है तो ध्यान तुरंत नदियों और फिर मैदानों पर जाता है। आपके नोट्स कहते हैं कि उत्तरी मैदान तो हिमालय की ही देन है। हाँ, एक तरह से बिल्कुल सही कहा आपने। उत्तरी मैदान दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उपजाऊ मैदानों में से हैं। अच्छा, इनका निर्माण हुआ है हिमालय से निकलने वाली 3 बड़ी नदी प्रणालियों, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और उनकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा लाखों सालों से बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी, जिसे अलूवियम कहते हैं, उसके जमा होने से। ये करीब 2400 किलोमीटर लंबा और 24 से 320 किलोमीटर चौड़ा विशाल इलाका है।
और इसे भारत का अन्न भंडार भी कहते हैं। हाँ, वो तो है। मतलब हिमालय का पानी और उसकी लाई हुई मिट्टी, उसी ने इस मैदान को बनाया है। लेकिन क्या ये पूरा मैदान एक जैसा सपाट है या इसमें भी कुछ फर्क है? वो स्रोतों में भाबर, तराई, भांगर, खादर का जिक्र आता है। नहीं, बिल्कुल एक जैसा नहीं है। इसमें भी उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए विविधता मिलती है। अच्छा, कैसे? सबसे पहले शिवालिक की तलहटी में, मतलब पहाड़ों के ठीक नीचे 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है जिसे भाबर कहते हैं। यहाँ नदियां पहाड़ों से उतरते ही मोटे मोटे कंकड़ पत्थर जमा कर देती हैं। तो यहाँ छोटी नदियां अक्सर उन पत्थरों के नीचे गायब सी हो जाती हैं, दिखती नहीं। अच्छा। फिर भाबर के दक्षिण में आता है तराई क्षेत्र। यहाँ वो गायब हुई नदियां फिर से सतह पर आ जाती हैं। तो ये इलाका नम रहता है, दलदली सा होता है। पहले यहाँ बहुत घने जंगल और वन्य जीव होते थे। दुधवा नेशनल पार्क इसी तराई का एक उदाहरण है। फिर तराई के दक्षिण में मैदान का मुख्य और सबसे बड़ा हिस्सा आता है जिसे भांगर कहते हैं। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है। ये नदी के बाढ़ वाले स्तर से थोड़ा ऊंचा होता है, एक छत जैसा। इसमें कहीं कहीं चूनेदार कंकड़ भी मिलते हैं। अच्छा, पुरानी मिट्टी वाला। हाँ, और सबसे आखिर में नदी के बिल्कुल पास वाला जो निचला इलाका होता है, जहाँ हर साल बाढ़ आती है और नई मिट्टी जमा होती है, उसे खादर कहते हैं। ये नई जलोढ़ मिट्टी वाला इलाका है। तो ये सबसे उपजाऊ हुआ? हाँ, बिल्कुल, ये बहुत उपजाऊ होता है और खेती के लिए, खासकर गहन खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। समझ गया। तो ये विभाजन मिट्टी की उम्र और पानी से जुड़ा है। और पश्चिम से पूर्व भी तो ये मैदान अलग अलग नदियों से बने हैं। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र के मैदान। हाँ, मोटे तौर पर हम इसे 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पश्चिम में सिंधु और उसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इन्होंने पंजाब का मैदान बनाया है, जिसका बड़ा हिस्सा अब पाकिस्तान में है। यहाँ दोआब बहुत मिलते हैं। दोआब मतलब 2 नदियों के बीच की उपजाऊ जमीन। हाँ, पंजाब मतलब 5 आब। बिल्कुल, 5 नदियों की धरती। जी। फिर बीच में आता है गंगा और उसकी सहायक नदियों का बनाया हुआ विशाल मैदान। ये हरियाणा से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला है। और फिर सबसे पूर्व में है ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो मुख्य रूप से असम राज्य में है। और आपको पता है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भी यही ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में ही है। अच्छा, ये तो कमाल की जानकारी है। हिमालय और मैदानों के बाद अब रुख करते हैं भारत के सबसे पुराने हिस्से की तरफ, प्रायद्वीपीय पठार। स्रोत कहते हैं कि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। बिल्कुल, ये एक मेज की तरह ऊंची उठी हुई जमीन है। पठार मतलब टेबल लैंड। हाँ। और ये बहुत पुरानी, कठोर चट्टानों से बना है। आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें, ये उस विशाल प्राचीन महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा था जो लाखों साल पहले टूटकर अलग हुआ। इसीलिए इसे भारत का सबसे स्थिर भूभाग माना जाता था। मतलब अब नहीं? देखिए, ज्यादातर स्थिर ही है, लेकिन कुछ स्रोतों में हाल के कुछ भूकंपों का जिक्र आता है, जैसे लातूर वगैरह में, जिसने इस पूरी तरह स्थिर वाली धारणा पे थोड़ा सवाल उठाया है। पर हाँ, हिमालय की तुलना में ये बहुत ज्यादा स्थिर है। ठीक है। इसकी पहचान है चौड़ी, उथली घाटियां और गोल मटोल सी पहाड़ियां। और नर्मदा नदी से 2 भागों में बांटती है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। इनमें क्या खास है? हाँ, मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में है। इसका ज्यादातर हिस्सा मालवा के पठार पर फैला है। इसके उत्तर पश्चिम में पुरानी अरावली पहाड़ियां हैं और दक्षिण में विंध्य श्रृंखला। यहाँ की नदियां जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। इससे पता चलता है कि इस इलाके का ढलान किस तरफ है। अच्छा, उत्तर पूर्व की तरफ। हाँ, और इसके पूर्व के विस्तार को बुंदेलखंड और बघेलखंड कहते हैं। और थोड़ा पूर्व में जाएं तो खनिज संपदा से भरपूर छोटा नागपुर पठार आता है, जो दामोदर नदी द्वारा सींचा जाता है। छोटा नागपुर तो बहुत सुना है खनिजों के लिए। बिल्कुल। अब आते हैं दक्कन के पठार पर। ये नर्मदा नदी के दक्षिण में एक त्रिभुज के आकार में फैला हुआ भूभाग है। इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा रेंज है। महादेव, कैमूर और मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। ये पठार पश्चिम में ज्यादा ऊंचा है और पूर्व की ओर इसकी ढलान कम होती जाती है। अच्छा। और इसी दक्कन पठार का एक हिस्सा माना जाता है कि भूगर्भीय हलचल से टूटकर
पूर्वोत्तर में चला गया, जो आज मेघालय पठार या शिलोंग पठार कहलाता है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां वहीं हैं। अरे वाह, ये तो जुड़ा हुआ था मतलब। हाँ, बीच का हिस्सा नीचे धंस गया। और वो दक्कन ट्रैप, उसके बारे में भी नोट्स में काफी कुछ है। वो काली मिट्टी वाला इलाका। हाँ, दक्कन ट्रैप, ये खासकर पश्चिमी दक्कन पठार की एक बहुत बड़ी विशेषता है। लाखों साल पहले यहाँ दरारों से ज्वालामुखी का लावा निकला और फैलता गया। फिर समय के साथ वो लावा ठंडा हुआ, चट्टानें बनी, और फिर उनके टूटने फूटने अपरदन से बनी काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। हाँ, कपास के लिए मशहूर। बिल्कुल, कपास की खेती के लिए ये बहुत अच्छी होती है। ठीक है। इस पठारी भाग में अरावली, विंध्य, सतपुड़ा के अलावा पश्चिमी और पूर्वी घाट भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों घाट में क्या मुख्य अंतर है? देखिए, अरावली तो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से है। अब तो काफी घिस गई है, अवशिष्ट पहाड़ी रह गई है, बस गुजरात से दिल्ली तक फैली है। विंध्य और सतपुड़ा मध्य भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हैं। नर्मदा और तापी नदियां इनके बीच से बहती हैं। ये एक तरह से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच विभाजन का काम करती हैं। हाँ, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। ये दक्कन पठार के पश्चिमी किनारे पर अरब सागर तट के समानांतर उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1600 किलोमीटर लंबी एक लगातार फैली हुई ऊंची दीवार जैसी है। औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर तक। काफी ऊंचा है। हाँ, और ये सतत है, मतलब इसे पार करने के लिए कुछ दर्रे ही हैं, जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। ये मॉनसून हवाओं को रोककर अपने पश्चिमी ढलानों पर बहुत भारी बारिश कराती है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर, वो भी पश्चिमी घाट में ही है। अच्छा, और पूर्वी घाट? पूर्वी घाट पठार के पूर्वी किनारे पर बंगाल की खाड़ी के समानांतर है, लेकिन ये पश्चिमी घाट की तरह सतत नहीं है। ये कम ऊंचा है, औसत 600 मीटर, और अनियमित है, कटाफटा सा है। कटाफटा क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली बड़ी नदियों ने, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन्होंने इसे जगह जगह से काट दिया है अपने डेल्टा बनाने के लिए। अच्छा। इसकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी 1501 मीटर है, और ये दोनों घाट पश्चिमी और पूर्वी दक्षिण में जाकर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिल जाते हैं। नीलगिरी, जहाँ ऊटी है? हाँ बिल्कुल, ऊटी, उदागमंडलम और कोडाई कनाल जैसे हिल स्टेशन इन्हीं दक्षिणी पहाड़ियों में है। ठीक है। पठार के पश्चिम में है थार मरुस्थल, वो रेत के टीलों वाला सूखा इलाका। हाँ, भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल। ये मुख्य रूप से अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है। ये बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान जैसा है। यहाँ बारिश बहुत ही कम होती है, साल में 1500 मिलीमीटर से भी कम। इसलिए यहाँ वनस्पति भी बहुत कम है, कांटीली झाड़ियाँ वगैरह ही दिखती हैं। और नदियाँ? नदियाँ तो बस बरसात के मौसम में कुछ छोटी छोटी धाराएं दिखती हैं, लेकिन वो भी जल्दी ही बालू में खो जाती हैं, समुद्र तक पहुँच ही नहीं पाती। लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन वो भी कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है। रेगिस्तान के बाद आते हैं तटीय मैदान, पश्चिम और पूर्व में। ये घाट और समुद्र के बीच की पतली पट्टी है ना? हाँ सही, प्रायद्वीपीय पठार के किनारों और समुद्र तट के बीच की संकरी पट्टी। पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में है। ये काफी संकरा मैदान है। इसके उत्तरी हिस्से को गुजरात में कच्छ और काठियावाड़, फिर महाराष्ट्र गोवा में कोंकण तट, कर्नाटक में कन्नड़ मैदान और केरल में मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट? हाँ। अब पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो ये पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच है। ये पश्चिमी तट की तुलना में ज्यादा चौड़ा है और ज्यादा समतल भी है। अच्छा। यहाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियां बहती हैं और इन्होंने बहुत बड़े बड़े उपजाऊ डेल्टा बनाए हैं। चावल की खेती के लिए? बिल्कुल। इस तट के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट तमिलनाडु में कहते हैं। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, वो भी इसी पूर्वी तट पर ओडिशा में है। हाँ, चिल्का झील। और आखिर में बचते हैं हमारे द्वीप समूह, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ये मुख्य भूमि से तो काफी अलग लगते हैं। हाँ बिल्कुल अलग हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में है, केरल तट के पास। ये छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों यानी कोरल आइलैंड्स का समूह है। प्रवाल द्वीप ये कैसे बनते हैं? प्रवाल असल में छोटे समुद्री जीव होते हैं जिन्हें पॉलिप्स कहते हैं। जब ये मरते हैं
तो इनके कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल जमा होते जाते हैं और लाखों सालों में ये जमाव द्वीपों का रूप ले लेता है। अरे वाह। हाँ, लक्षद्वीप का क्षेत्रफल बहुत कम है, करीब 32 वर्ग किलोमीटर ही, लेकिन यहाँ जैव विविधता बहुत है। कावरत्ती इसकी राजधानी है। और अंडमान निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में हैं। ये उत्तर से दक्षिण एक लंबी श्रृंखला में फैले हुए हैं। ये लक्षद्वीप से आकार में काफी बड़े हैं, संख्या में भी बहुत ज्यादा हैं, लगभग 572 द्वीप, और बिखरे हुए हैं। अच्छा, माना जाता है कि ये असल में समुद्र में डूबी हुई एक पर्वत श्रेणी, सबमरीन माउंटेन्स के शिखर हैं, जो पानी के ऊपर दिख रहे हैं। ये भी दिलचस्प है। हाँ, इन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। और 10 डिग्री चैनल इन दोनों को अलग करता है। ठीक है। ये द्वीप समूह हमारे देश की सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पास है तो यहाँ की जलवायु विषुवतीय है। बहुत घने जंगल है और पौधों और जंतुओं की बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। और वो ज्वालामुखी वाली बात। हाँ, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, वो यहीं अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। तो ये है भारत की पूरी भौगोलिक तस्वीर, मतलब कहीं ऊंचे बर्फीले पहाड़ तो कहीं विशाल उपजाऊ मैदान, कहीं वो पुराना पठार, कहीं सूखा रेगिस्तान, कहीं हरे भरे तट और कहीं दूर समुद्र में द्वीप। कमाल की विविधता है। आपके स्रोत सही कहते हैं कि ये विविधता ही भारत की असली ताकत है। निश्चित रूप से ये जितने भी भौगोलिक हिस्से हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते हैं। कैसे? देखिए, पहाड़ों से हमें पानी मिलता है, जंगल मिलते हैं, मैदानों से अनाज मिलता है जो पूरे देश का पेट भरते हैं, पठारों से खनिज मिलते हैं जो हमारे उद्योगों का आधार है, और तटीय क्षेत्रों और द्वीप समूहों से समुद्री संसाधन मिलते हैं। मछली पालन होता है, बंदरगाहों से व्यापार होता है, पर्यटन होता है। सही कहा। सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। बिल्कुल। ये विविधता सिर्फ प्राकृतिक नहीं है, बल्कि इसने भारत की संस्कृति, यहाँ की भाषाओं, खान-पान, अर्थव्यवस्था और लोगों की जीवन शैली को भी बहुत गहराई से गढ़ा है, प्रभावित किया है। हर इलाके की अपनी चुनौतियां हैं तो अपनी संभावनाएं भी हैं। सच में भारत का भूगोल एक खुली किताब की तरह लगता है, जिसे जितना पढ़ो उतना कुछ नया जानने को मिलता है। अगर संक्षेप में कहें तो उत्तर में वो जवान और अस्थिर हिमालय, दक्षिण में वो बूढ़ा और स्थिर पठार, बीच में नदियों द्वारा बनाए गए वो जीवन देने वाले मैदान, पश्चिम में वो सूखा विस्तार और किनारों पर समुद्र का साथ, ये सब मिलकर ही तो भारत को बनाते हैं। हाँ, और ये समझना भी जरूरी है कि ये सब कुछ पत्थर की लकीर नहीं है, स्थिर नहीं है। जैसा कि आपके स्रोतों में भी इशारा मिलता है, हिमालय आज भी धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। अच्छा। हाँ, नदियां अपना रास्ता बदलती रहती हैं, तटरेखा में बदलाव आते रहते हैं। ये एक बहुत ही गतिशील डायनामिक सिस्टम है। बिल्कुल। और यही बात हमें आज के अंतिम विचारणीय प्रश्न की ओर ले जाती है। ये जानकर कि भारत की जमीन, खासकर हिमालय, लगातार बदल रही है, क्या हम ये सोच सकते हैं कि आज से हजारों साल बाद भारत का नक्शा कैसा दिख सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। या एक और सवाल मन में आता है, ये जो इतनी जबरदस्त भौगोलिक विविधता है भारत में, इसने यहाँ इतनी सारी अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और खानपान को जन्म देने में क्या भूमिका निभाई होगी? ये बहुत अच्छे सवाल है, और ये हमें भूगोल को सिर्फ नक्शों या किताबों तक सीमित न रखकर अपने जीवन से, अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्हीं सवालों के साथ आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है आपको भारत की इस भौगोलिक कहानी की कुछ दिलचस्प परतें जानने को मिली होंगी।